नीट 2013 कर्नाटक। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार जो है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल। अब देखो ये, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये हमारा ट्रैक है, ठीक है। अब इसमें कार ऐसे जा रही है, ऐसे, है ना। तो जब वो यहाँ पर रहेगी तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये उसका पीछे साइड का व्यू है ना, ऐसा। नहीं यार, ये तो बहुत ही खराब बन गया। नहीं, समझ लो ना तुम लोग। बैक व्यू ऑफ द कार, पीछे से कार ऐसी दिखती है, 2 चक्का उसका दिखता है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि एक बॉब ऐसे लटका हुआ है रस्सी के सहारे, ऐसे। तो इस बॉब के साथ क्या होएगा सोचो। अगर मैं कार के फ्रेम में बैठ जाऊं तो ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। कार की फ्रेम में बैठा हूं तो कार की फ्रेम में बॉब विल लुक एट रेस्ट, मतलब जो बॉल वो है, वो बॉल लटकी हुई दिखाई देगी और रेस्ट पे दिखाई देगी, क्योंकि मैं कार पे ही बैठा हूँ, ठीक है ना। तो कार के फ्रेम में इस बॉब पे, अब मैं सिर्फ बॉब बना लेता हूँ, इस बॉब पे ऐसा फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली ये बॉब ऐसे कुछ टेढ़ा हो जाएगा, रस्सी ऐसी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, mv²/r। यहाँ पर लगेगा t ऑब्वियसली, और यहाँ पर लगेगा mg। क्या बोल रहा हूँ मैं, कार की फ्रेम में बैठा हूँ इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, वरना नहीं लगाता। और कार में बैठा हूँ इसी वजह से ये रेस्ट पे है, और चूंकि रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अब चूंकि नेट फोर्स 0 है तो इन तीनों फोर्स का नेट 0 होना चाहिए। और हमको ये वाला एंगल थीटा पूछा हुआ है, द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल, तो वही थीटा वाला एंगल पूछा हुआ है ना। ये वायर ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो क्या करोगे भाई, टी का कंपोनेंट तोड़ लो, ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया, तो ये हो गया टी कॉस थीटा, और ये हो गया टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इस mv²/r को बैलेंस कर रहा है, और टी कॉस थीटा इस mg को बैलेंस कर रहा है। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, mg। करो भाई डिवाइड, टी खड़ी गया। अपने को टी से क्या मतलब, टी को थोड़ी नहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, अपने को थीटा से मतलब है। तो मैं क्या करूँगा, ये 2 इक्वेशन आई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड करूँगा तो टी गायब हो जाएगा, और साफ दिख रहा है कि थीटा निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ। 2/1 नहीं, 1/2 करूँगा तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बचेगा, और उधर क्या बचेगा, mv²/r डिवाइडेड बाय mg। m से m गया। अब क्या करूं, अच्छा हाँ, सब वैल्यूज दे रखी है अपने को, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू v², यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बोले तो 100, डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 10, इंटू g क्या होता है, 10 होता है, तो ये 1 आ गया। tan थीटा बराबर 1, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब π/4। तो ये क्वेश्चन अच्छा तो नहीं माना जाएगा, अगर इस मतलब ये सिचुएशन जनरली क्लासरूम्स में होता है, इस वजह से ये अच्छा नहीं है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना भाई, इसी क्वेश्चन को मैं ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकता हूँ, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करना कोई जरूरी नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे तो तुम क्या सोचोगे, फिर तुम्हें अपनी इंट्यूशन से ये समझना पड़ेगा कि ये थोड़ी सी बाहर की तरफ बॉल जाएगी, है ना। ग्राउंड फ्रेम में क्या होएगा, ग्राउंड फ्रेम में एफबीडी ऐसी नहीं बनेगी। ग्राउंड फ्रेम में सिर्फ ये टी लगेगा और ये mg लगेगा, और ग्राउंड फ्रेम में दिस सिस्टम इज एक्सेलरेटेड। ग्राउंड फ्रेम में दिस बॉल इज नॉट एट रेस्ट, ग्राउंड फ्रेम में दिस बॉल इज एक्सेलरेटेड, और उसका एक्सेलरेशन कहाँ है, सेंटर के, सर्कल के सेंटर की तरफ, है ना। तो इस बॉल का एक्सेलरेशन कहाँ पर है, सर्कल की तरफ। क्यों, सर्कल के सेंटर की तरफ। क्यों,
क्योंकि ये बॉल भी तो सर्कल घूम रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की तरफ होगा। तो उस केस में क्या होएगा कि ये जो t sin थीटा आया और ये जो t cos थीटा आया, तो ये t cos थीटा बराबर mg तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट दिस t sin थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो t sin थीटा विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो तुम क्या लिखोगे, t sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि v²/r। तो t sin थीटा, तो यहाँ पर t sin थीटा विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसी को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक, जो कि बॉडी को सर्कुलर में मोशन में घुमाने का काम करता है। तो t sin थीटा प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v²/r। तो इक्वेशन तो सेम ही बनी, देखो ये इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 एक ही है, बट कॉन्सेप्ट अलग अलग यूज किया। मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेलरेटेड मोशन बोल रहा हूँ। ग्राउंड फ्रेम में मोशन एक्सेलरेटेड है, जबकि कार के फ्रेम में मोशन कैसा है, रेस्ट है, मोशन नहीं है, और वहाँ पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। खैर ये सब तो खैर तुम लोग को आना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, इस बहाने अपना थोड़ा बहुत रिवीजन तो होते ही रहता है, तो ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन APMT 2014। A system consists of 3 masses m1, m2 and m3 connected by a string passing over a pulley P। तो ये 3 मास दिख रहे हैं तुम लोगों को। The mass m1 hangs freely and m2, m3 are on a rough horizontal table। तो ये नीचे लटक रहा है और ये वाला जो सरफेस है वो रफ है, ठीक है। और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब आइडियल पुली है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज व्हाट, और सारे मासेस बराबर है। मतलब ज़बरदस्ती की कहानी सुना रखा है, पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन को ठीक है चलो, मतलब सिंपली अपने को ये डायग्राम ही बढ़िया से दे देता बना के, तो अपन समझ जाते हैं, ठीक बात है। चलो खैर, तो देखो इसका 2 तरीके से अपन इसको जाएंगे। ये थोड़ा डायग्राम गलत है, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक अलग है, तो ये वाली रस्सी अलग है और ये वाली रस्सी अलग है, 2 रस्सी है यहाँ पे, ठीक है। ये एक रस्सी है और दूसरी रस्सी है यहाँ। तो अब देखो इसका एक तरीका तो ये है कि अब चूंकि एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज व्हाट, तो एक्सेलरेशन मानेंगे तो फ्रिक्शन भी काइनेटिक लग रहा है, ठीक है। काइनेटिक लगेगा तो सिंपली दोनों इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, इस पे लगेगा m3g, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m3g इंटू म्यू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या लगेगा, m2g इंटू म्यू। तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है, m1g। तो अगर तुम लोग इस सिस्टम को ऐसे देखोगे, इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, इस सिस्टम को हवा में इमेजिन करो, है ना। ये इस सिस्टम को ये दोनों जो चलाने वाला फोर्स, ये दोनों जो F1 F2 लग रहा है, ये सिस्टम को ऐसे चलाना चाह रहा है, और ये जो m1g लग रहा है वो इस सिस्टम में इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो ऐसे चलाना चाह रहा है। तो ये दोनों ड्राइविंग फोर्स हो गए, और ये ड्राइविंग फोर्स हो गया और ये दोनों अपोजिंग फोर्स हो गए। तो नेट फोर्स क्या हो गया, m1g माइनस दिस प्लस दिस, तो क्या आ जाएगा, ये m2g म्यू प्लस m3g म्यू। ये हो गया ड्राइविंग फोर्स अपॉन मास। मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हालांकि क्वेश्चन में तो खैर वो m1 m2 सब बराबर बोल रखा है, तो सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, है ना। एग्ज़ाम में तो ये और आसान हो जाएगा। या चलो यार अपन क्यों करें मेहनत, है ना, नहीं करेंगे, अब हो गई तो हो गई, लेकिन एग्ज़ाम में होंगे तो अपन क्या करेंगे, m1 m2 तो बराबर है, तो यहाँ अपन सिंपली mg लिखेंगे।
है ना, और यहाँ पर भी ऐसा लिखेंगे। फिर अपन बोलेंगे कि इस डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है माइनस इस डायरेक्शन में टोटल कितना हो गया 2 म्यू mg। ठीक, तो ये नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास क्या हो गया 3m। तो ये क्या आ गया, ये m गया, तो g माइनस 2 म्यू बाय 3 कहाँ दिख रहा है ये, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तो तरीका ये है, और मैं समझता हूँ एग्जाम में भी भाई यही तरीके से करना चाहिए तुम लोगों को, है ना, क्योंकि दूसरा जो तरीका है वो तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। उसमें तुम लोग क्या करोगे, इसके बीच में टेंशन मानोगे T1 और इसके बीच में टेंशन मानोगे T2, ठीक है, और फिर इसके लिए F इजिकल टू ma लगाओगे, इसके लिए F इजिकल टू ma लगाओगे, इसके लिए F इजिकल टू ma लगाओगे, तो भाई वो तो पाप हो जाएगा एकदम, है ना। हालांकि नहीं, इतना भी क्यों करोगे, अगर ऐसे पूछा होता तो हाँ अपन ऐसा भी कर सकते थे। हाँ सुनो, हालांकि इतना यार तुम लोग को दिखाई देना चाहिए, है ना, ये तुम लोग को अभी भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर फिजिक्स सही नहीं चल रही। खैर, कुछ बच्चे इसको ये मान सकते हैं कि सर मैं इस पूरे को एक 2m मास का ब्लॉक मान लेता हूँ और यहाँ पर फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2mg इंटू म्यू। फिर दो ही इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर एक टेंशन T मान लिए, तो इस पे T ऊपर, इस पे T इधर, यहाँ पे ही लगा m1g और वो भी क्या हो गया mg। ठीक बात है। तो उन लोग क्या करेंगे, अब इधर की तरफ a मानेंगे, इधर की तरफ a मानेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए लिखेंगे क्या, इधर की तरफ t लग रहा है इसकी, है ना, इस ब्लॉक को कौन ड्राइव कर रहा है, t ड्राइव कर रहा है और ये अपोज कर रहा है, तो t माइनस 2mg इंटू म्यू अपॉन 2m, ये हो गया इसका एक्सेलरेशन जो क्या है a है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल a और t बन रही है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन टेंशन की वैल्यू निकालना नहीं है, तो एलिमिनेट करो टेंशन को और a की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये बहुत लेंदी तरीका है भाई, रियल एग्जाम में मैं नहीं मानता इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। और जो सबसे लेंदी तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो क्या होगा, अपन लोग इस रस्सी को अलग माने, इस रस्सी को अलग माने, तो यहाँ पर टेंशन T1 लिख लेते हैं और इस रस्सी में टेंशन T2 मान लेता हूँ, तो ऐसे लग रहा है टेंशन, ठीक है। तीनों का एक्सेलरेशन ऐसा होगा, इस पे क्या लग रहा है m1g, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अब ये m1g तो खैर लिखना नहीं है अपने को, mg ही लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या लगेगा म्यू mg और यहाँ पर क्या लगेगा म्यू mg। तो अब तुम इसकी अलग FBD, इसके लिए इक्वेशन बनाओगे क्या, t आगे की तरफ पीछे की तरफ म्यू mg, तो t माइनस म्यू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए इधर T2 और पीछे की तरफ T1 और म्यू mg, तो T2 माइनस T1 माइनस म्यू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसके लिए भी क्या आएगा, mg बड़ा है ऑब्वियसली, तभी तो नीचे जा रहा है, तो mg माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इन तीनों इक्वेशन में तीन वेरिएबल है, एक तो एक्सेलरेशन, एक T1 और एक T2, तो इसमें से तुम a की वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हो, लेकिन अगेन एग्जाम में इतनी सारी इक्वेशन क्या सॉल्व करना संभव है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है वो तुम लोगों को समझना है, और वो चीज़ समझने के लिए अपन लोग, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ऐसा कर लिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जब तुम लोग करोगे तब तुम लोग को वो वाला मेथड जो है समझ में आएगा, वो कैसे इमेजिन किया जाता है, और वो ऑब्वियसली इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है वो। अभी तो अपन लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं।
तो ठीक है, अगला क्वेश्चन AIPMT 2014। A balloon with mass m is descending down with an acceleration a where a is less than g। तो एक बलून है जिसका मास m है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, कितना a है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a, मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। तो शुरू में बलून में मान लेते हैं बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बलून की जो हवा है उस बलून को ऊपर नहीं पहुंचा पा रही है, आदमियों का वेट ज़्यादा है तो सबके सब नीचे जा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इनमें से कुछ आदमियों को नीचे गिराना पड़ेगा ताकि बाकी लोग आदमी ऊपर जा सकें। तो शुरू में मैं इसका जो मास है उसको m माना हूँ, है ना, मतलब, और यहाँ पर वो इंसानों का लॉजिक तो खैर मैं ऐसे ही दे दिया, मतलब इसमें इंसानों की बात नहीं है, इसमें तो बस ये बोला है कि बलून का मास है और समहाउ उसी m मास में से कुछ मास को गिरा देना है, ठीक है। तो अपन शुरू में ये सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या लगा mg और यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर लगेगा बाइंड फोर्स। समझ रहे हो क्या? बाइंड फोर्स क्या होता है वैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। बट चलो ठीक है, अगर तुम लोग को बाइंड फोर्स नहीं भी आता, वैसे तो खैर हम लोग को बचपन से पता है कि हवा में या फिर पानी में रहोगे तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक बात है। हवा में इंसान नहीं उड़ पाते लेकिन पानी में तो इंसान भी उड़ जाते हैं, ठीक है। तो हवा में बायंसी बहुत कम होती है जबकि पानी में बहुत बायंसी होती है, ठीक है। तो हवा की बायंसी काफ़ी कम होती है तो वो फुग्गे उग्गे को उड़ा, बलून वगैरह को तो उड़ा लेता है, पर वो इंसानों को उड़ा दे या इंसान हवा में तैर पाए ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हवा एक फ्लूइड है, फ्लूइड ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगाती है, तो मान लेते हैं B, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आना चाहिए तुम लोग को बचपन से। तो अब क्या है, अब mg डेफिनेटली बड़ा है तब तो ये बलून नीचे जा रहा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, बायंसी कम पड़ रही है। तो शुरू में जो इक्वेशन है वो क्या है, mg माइनस b इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a गिवन है क्वेश्चन में, m भी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, b गिवन नहीं है क्वेश्चन में अभी। अब मैं क्या किया, कुछ बलून में से कुछ मास को कम कर दिया, तो बलून थोड़ा सा छोटा हो गया मान लेते हैं, नहीं बलून वैसे ही बना लेते हैं, समझ रहे हो, मास थोड़ा सा कम हो गया। देखो बलून को मैं छोटा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बलून के मास को जब कम करोगे तो कैसा है वो, यहाँ के मास को हटा रहे हो, तो बलून के वॉल्यूम की तुलना में ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। बात समझो, बलून में से मास कम करोगे तो बायंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा तुमको मान के चलना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक। क्योंकि बायंसी का जो नाता है वो किससे है, वो बलून के ऊपर जो फुग्गा रहता है, नीचे जहाँ पर आदमी लोग रहते हैं उससे उसका नाता नहीं है ना, वो बलून की जो वॉल्यूम है वहाँ पे बड़ा सारा रहता है, उसकी वजह से बायंसी ऊपर होती है ना, उसमें गर्म हवा भरे रहती है, तो वो बायंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनली भी बायंसी बी ही है, लेकिन अब नीचे जो है मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m माइनस एम डैश, वेयर m डैश इज द मास रिमूव्ड, m डैश इज आवर आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि m1 डैश मास को फेंक दिया गया, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब क्या बोला हुआ है कि कितना फेंके कि ये ऊपर की तरफ जाए एक्सेलरेशन से। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, अब डेफिनेटली मास कम कर दिया तो mg छोटा हो गया, अब बायंसी डोमिनेट करेगी, तो बायंसी ऊपर की तरफ, माइनस नीचे ये वाला फोर्स m माइनस एम जी भी आएगा यहाँ पर, है ना, इज इक्वल टू मास कितना है m माइनस एम डैश इंटू एक्सेलरेशन है a। अब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन में से a की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो क्या करें, देखो ये b हम लोगों ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया है, ऐड करो b गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, mg वो माइनस b तो उस प्लस b के साथ जाने वाला है, इधर बचा माइनस m माइनस एम डैश माना था,
एम डैश जी, ठीक है ना, ये वाला एम जी और ये वाला माइनस एम डैश जी, ठीक। और राइट साइड में क्या बना, एम ए प्लस एम माइनस एम डैश ए, तो एम ए प्लस एम माइनस एम डैश ए। अभी देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो ये वाला एम जी और ये माइनस एम जी खत्म, ये माइनस प्लस हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में मात्र एम डैश जी बचा। और यहाँ पर क्या बचा, ये एम ए और ये एम ए, 2m है और माइनस एम डैश ए, ठीक है। एम डैश की वैल्यू निकालनी है, तो एम डैश वाले टर्म को साइड में ले आओ, यहाँ g और ये प्लस ए बन जाएगा, इज इक्वल टू 2ma। तो एम डैश की वैल्यू क्या आ गई, इसको नीचे ले जाओ, ये अपना आंसर है। तो 2ma अपॉन g प्लस ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं अच्छा मानूंगा, अच्छा इन द सेंस, देखो अब क्वेश्चन में कोई जब बैठा है तो उसको तो बाइंड फोर्स पता है, ठीक बात है। हो सकता है जो बच्चे अभी 11th में होंगे या जो ड्रॉप लेके जो 11th न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पहली बार पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को बायनेंसी शायद ना भी बताओ, चलो ये मान लेते हैं। पर एग्जाम में जो बच्चा बैठा हुआ है तो वो तो पूरा 2 साल का सिलेबस पढ़ के है, तो बायनेंसी का इतना बेसिक नॉलेज नहीं होगा उसको, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक बात है। लेकिन अगर बायनेंसी, हाँ ठीक है, बस इससे ज़्यादा और नहीं सोचेंगे इस क्वेश्चन में, इतना काफ़ी है। यही इसको सॉल्व करने का तरीका है। ये क्वेश्चन लेंथी माना जाएगा और ठीक ठाक लेंथी माना जाएगा, है ना। मतलब 1-1.25 मिनट भी लग सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 1-1.5 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। आंसर ए है, अपना भी ए आया है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसल्ड पेपर 2015, पर अपने को क्या मतलब, पीवाई की तो पीवाई की है ना। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट passes over a frictionless pulley at the edge of the table, and from its other end another block B of mass m2 is suspended। अभी मेरे को तो ये एक बार में पढ़ के समझ में आ गया, पर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो आराम से एक बार और पढ़ो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक मास m1 है, यहाँ पर पुली के थ्रू एक दूसरे मास m2 को लटकाया गया है टेबल के एज में, ठीक है। और ये फ्रिक्शन बिल्कुल मतलब फ्रिक्शनलेस पुली है, बढ़िया अपनी, ठीक। आगे इसका नाम A दे रखा है और इसका नाम B दे रखा है, ठीक। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज μk, ओके। व्हेन द ब्लॉक A इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज व्हाट, ठीक है भाई। तो टेंशन पूछा हुआ है ले देके, और सिस्टम चल रहा है अपना, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा μk इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी m1g। अब तुम लोग टेंशन को t मान लो, तो यहाँ t और यहाँ t, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली दोनों का बराबर होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है, ये नीचे जा रहा है और ये लेफ्ट जा रहा है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, t माइनस μk इंटू एम जी इज इक्वल टू m1 इंटू ए। और इसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ ऑब्वियसली कौन बड़ा है, m2g बड़ा है यहाँ पे, है ना, तब तो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ m2 ऊपर की तरफ t, ये हो गया नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम लोगों को दिख रहा है भाई म्यू m1 m2 सबको हमको क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने क्या अज्यूम किया है a और t, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, a और t में 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो तुम लोग सॉल्व करोगे तो टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना मेरे हिसाब से, तो है ना, क्योंकि ठीक है इतना तुम लोग कर सकते हो, है ना। और इसका एक और तरीका क्या हो सकता है
इसका तरीका ये हो सकता है कि तुम लोग पहले अगर तुम लोग को वो वाला दिखाई देता है कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस सिस्टम को चलाने के लिए ड्राइविंग जो है वो ये है और रोकने वाला सिर्फ ये है, कौन? ये, ठीक है ना? क्योंकि mg इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में लग रहा है ना, मतलब इसको एक ऐसी जादुई डायरेक्शन मानो तो mg और नॉर्मल रिएक्शन, इसके m1g का और इसके नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ कोई काम नहीं है, इस सिस्टम को ऐसे चलाने में कोई काम नहीं है ना। और ऐसे वाले सिस्टम के लिए ये दोनों टेंशन भी कैसे हो गए? इंटरनल हो गए। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है और ये टेंशन ऐसे क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ m2g। m2g इसको ऐसे चलाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? m2g माइनस ये वाला फोर्स म्यू के इंटू m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। पुली का मास लेस है ना, लिखा हुआ नहीं है पर अपन यही मानेंगे। हालांकि फ्रिक्शन नहीं है तो फिर उसके मास का भी कोई रोल बचता नहीं है खास। मतलब पुली का फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि, तो उसके मास का फिर कोई वैसे भी रोल नहीं है। तो अब अगेन एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे निकल गई, तो उसके बाद तुमको अब ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन तो बनानी ही पड़ेगी, है ना। तुम लोग शुरू में क्या किए? टी और ए के लिए दो इक्वेशन बना लिए यहाँ पे, और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उस पर तुम लोग क्या कर रहे हो कि जो वो चमत्कारी वाला जो मेथड है, वो जो इंट्यूशन वाला थोड़ा मेथड है, उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट निकल गई। अब तुम इनमें से कोई एक के लिए ये या फिर ये इक्वेशन लगाओ और उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दो तो टेंशन की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। मतलब वो मेथड नहीं है भाई, ये तो मतलब मैं मैथ सिखा रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन की मैथमेटिक्स को टैकल करने के लिए दो तरीके तुम्हारे पास हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंसल पेपर। 3 blocks ABC of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. ये surface frictionless है. If a force of 40 Newton is applied on 4 kg block, यहाँ पे, then the contact force between A and B, यहाँ पे contact force क्या है ये हमको बताना है. इसका मास 4 दे रखा है और इसका 2, इसका 1. तो अब मैं क्या करूँ? फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो एक बार सबसे पहले मैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ. और वो एक्सेलरेशन क्या होएगा? सिस्टम पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस सिस्टम के लिए तो इंटरनल हो गया ना. तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में सिर्फ ये 14 है. तो 14 इज द नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम इज 4, 2, 1 और 7. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब तुम ए की एफबीडी बना लो, है ना. ए की एफबीडी में क्या क्या आएगा? सिर्फ एक्स से मतलब है मेरे को, वाई एक्स से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर आएगा 14 और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा. इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन कैसे रहेगा? ए के ऊपर इधर और बी के ऊपर उधर. ठीक है. अपने को ए से मतलब है, ये ए की एफबीडी. ठीक. तुम लोग बी की एफबीडी भी बना सकते हो, लेकिन वो तो खैर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बी की एफबीडी बनाओगे तो फिर ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों तुमको लिखना पड़ेगा. ठीक है. हाँ, तुम लोग इसकी बी प्लस सी की कंबाइंड एफबीडी पे बना सकते थे तो भी चल जाता. ठीक है. अभी फिलहाल ये, अब एक्सेलरेशन अपन निकाल चुके हैं 2, है ना. तो इस पे इक्वेशन क्या आ जाएगी? 14 माइनस n इज द नेट फोर्स इन द राइट साइड इज इक्वल टू मास विच इज़ 4 इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ 2. तो n बराबर क्या आ गया? 14 माइनस 8, 6 न्यूटन इज द आंसर. इसके अलावा तुम चाहते तो इसकी एफबीडी बना देते. तो इसकी एफबीडी जो है उसके लिए ये वाला इंटरनल हो गया नॉर्मल, ये एक्सटर्नल नॉर्मल हुआ, जो ए और बी के बीच में लग रहा है वो एक्सटर्नल नॉर्मल हुआ. तो ये n है. इस सिस्टम का मास कितना है? 3 है. तो n शुड बी इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2. तो 2 यानी कि सीधा आ गया 6 न्यूटन. ठीक. तो कोई सा भी तरीका फॉलो कर सकते हो, वो तो उस समय जो दिमाग में आ जाए वो बढ़िया. प्रैक्टिस के साथ साथ आदमी हर कदम पे सही डिसीजन लेना स्टार्ट कर देता है.
सही डिसीजन का क्या मतलब है सर? सही डिसीजन का यही मतलब है वो डिसीजन जिससे तुम्हारा टाइम बच जाए एग्जाम में, वो डिसीजन सही है। ठीक, ओके। लेकिन अगेन सबसे बेस्ट डिसीजन लेने के चक्कर में अब तो रहना नहीं है, वो हम लोग का अंदर का दिमाग खुद संभाल लेगा। हमको बस पढ़ते जाना है ना, हमको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, हमको खूब अच्छा दिमाग मिला हुआ है ऊपर वाले से, तो वो अपने आप सब आधा से ज़्यादा काम वो खुद ही संभाल लेता है ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। 2015, 2 stones of masses m and 2m are whirled in horizontal circles, the heavier one in radius r/2 and the lighter one in radius r. The tangential speed of the lighter stone is n times that of the heavier stone when they experience the same centripetal force. दो अलग अलग सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। एक m मास है और दूसरा 2m मास है, ठीक है। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r/2 है, ठीक है। और टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर वन इज n टाइम्स दैट ऑफ द हेवियर। तो ये ऐसे घूम रहा है सर्कल में, है ना, और ये ऐसे घूम रहा है, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो nv मान लेते हैं और इसकी स्पीड को v मान लेते हैं, है ना। ऐसा चक्कर है। अब बोला है कि कहाँ गया when they experience the same centripetal forces, है ना। तो जब यहाँ पर दोनों पे अगर बराबर फोर्स लग रहा है तो n की वैल्यू क्या है? तो ठीक है भाई, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया F, दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया उससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो एक रैंडमली डेटा दे दिया है, बनानी तो इक्वेशन ही है, ठीक है। इसके लिए बनाओ F = ma, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज F, तो F इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हियर विच विल बी इक्वल टू मास इसका, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है और nv स्पीड से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इज nv²/r, v²/r, ठीक है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर/r। और इसके लिए भी यही F = यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m, इसका मास 2m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो v²/r। मैं कुछ गलती किया हूँ क्या? द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द हेवियर स्टोन, ठीक है, हाँ सब ठीक है, कुछ गलती नहीं है। अब पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ n, करो भाई डिवाइड दोनों को, है ना, इससे दिस अपॉन दिस कर दो, है ना, और इमेजिन करो, या मत करो भाई, गलती होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। m × nv² r = 2m × v²/r। और अच्छा एक गलती हो ही गई, देखो यहाँ पर r/2 है, ठीक है, तो यहाँ r/2 आएगा तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 2, ये r से r गया, m से m गया, v² से ये वाला v² चले जाएगा, तो n की वैल्यू तुमको 2 × 2 यानी कि 4 दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ठीक, आसानी है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सीधा F = ma के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। कौन से मोशन में? सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में F = ma क्या बन जाता है? FC = mc, है ना, उसमें क्या है भाई। और ये जो v²/r आया है, ये तुम लोग को याद होना चाहिए, इसका मैथमेटिकली ये डिराइव किया जा सकता है। क्या याद होना चाहिए तुम लोगों को? कि कोई भी पार्टिकल जो कि UCM में v स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v स्पीड से जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन v²/r होता है, ठीक, सेंटर की तरफ। इसको डिराइव किया जा सकता है, इसको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई, अपना आंसर गलत आ गया। Two masses of m are whirled in a horizontal circle, the heavier one in a radius r/2, the heavier one radius r/2, the tangential speed of the lighter stone is n times that of the heavier stone, बिल्कुल सही बात है। When they experience the same centrifugal force, तो F = m × mv²/r, उधर आ जाएगा F = 2m × v²/r,
आर, ठीक ही तो है भाई। और साफ दिख रहा है भाई फैक्टर तो 4 का बनता हुआ, m इंटू एन वी स्क्वायर एन की वैल्यू में ओ हो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया भाई, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, है ना। चलो खैर, वैसे देखो भाई ये बोर्ड में पढ़ाने में उतना, अपन जब कॉपी में बैठते हैं ना तो कंसंट्रेशन लेवल अलग होता है, एक्यूरेसी अलग होती है ना। तो प्लीज़ मेरे ऊपर कैलकुलेशन गलती हो रही है, पर ऐसा प्लीज़ कोई उल्टा सीधा जजमेंट करने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, भरोसा रख सकते हो तुम लोग। खैर, और वैसे भी भाई कैलकुलेशन की ज़रूरत तुम लोगों को है, मेरे को क्या ज़रूरत कैलकुलेशन की, है ना। तुम लोग को एग्ज़ाम देना भाई, मैं तो दे चुका हूँ एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेरे पास पूरी आज़ादी गलती करने की, आज़ादी है गलती करने की, तुम लोग को नहीं करनी चाहिए लेकिन, है ना। आगे AIPMT 2015, AIPMT 2015। A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree, the box starts to slip and slides 4 meter down the plank in 4 seconds. सबसे क्या पूछा हुआ है? The coefficient of static friction and kinetic friction between the box and the plank will be what? तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालना है। इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है कि यहाँ पर एक प्लैंक, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, अपन इस प्लैंक को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं तो 30 डिग्री पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट हो रहा है। तो अपने को पता है कि ये एंगल ऑफ रिपोज पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को अगर सही टाइम पे सॉल्व करना है तो पता होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं है, नहीं भी बताओ तो हल्का फुल्का सोच सकते हो। सोचो पहली बार, चलो ठीक है नहीं पता, एंगल ऑफ रिपोज नहीं पता, पता है तो तब समझ ही गए होगे क्या करना है, नहीं पता है तो क्या करना है भाई। 30 डिग्री पे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट हुआ। स्लाइड करना कोई कब स्टार्ट करता है? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या लगेगा, mg sin 30 यानी कि mg/2, और यहाँ पर क्या लगता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल की रिएक्शन की वैल्यू क्या होती है mg cos थीटा, तो म्यू इंटू mg cos थीटा कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये बराबर जब ये होगा तब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो म्यू इंटू mg √3/2 बराबर mg 1/2, या मैं इसको ऐसे करता हूँ, इस 1/2 को मैं साइन थीटा और कॉस थीटा लिख लेता हूँ। इस बहाने अपन लोग एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ लेंगे, है ना, अगर किसी को नहीं आता है तो। तो सोचो फोर्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं तो थीटा बढ़ते जा रहा है, तो mg sin थीटा भी बढ़ते जाएगा, ठीक बात है। जबकि फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ वो डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा छोटा होएगा। तो ड्राइविंग फोर्स बढ़ते जा रहा है और अपोजिंग फोर्स जो कि फ्रिक्शन है वो छोटा होते जा रहा है जैसे जैसे प्लैंक को ऊपर किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ड्राइविंग फोर्स इस फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाएगा। समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे प्लैंक ऊपर होते जा रहा है ये वाला नीचे वाला फोर्स बढ़ते जा रहा है और ऊपर वाला फोर्स कम होते जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक। तो जब इन दोनों फोर्स बराबर हो गए तो क्या लिखा है, mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा। तो इससे m से m गया और म्यू की g से g गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई साइन अपॉन कॉस यानी कि tan थीटा। और ये क्या होता है म्यू स्टैटिक। अभी देखो ये क्लास में पढ़ाया जाता है ना, हर किताब में भी तुम लोगों को ये मिल ही जाएगा। NCERT का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन जो थोड़ी सी एग्जाम ओरिएंटेड किताब रहती है उनमें ये रहता ही है ना। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ये पता है तो ये सारा चक्कर खत्म और सीधा अपन यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो म्यू एस बराबर क्या tan 30। tan 30 क्या होता है √1/√3। 1/√3 क्या होता है, कैसे करें, √3 ऊपर आ गया √3 यानी कि 1.732 और नीचे आ गया 3। अब डिवीजन करना मेरे को आता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5, 6, तो 0.56 कुछ आएगा,
कहाँ पर दिख रहा है 0.56, यहाँ पर दिख रहा है 0.5 दिख रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो सोचो अगर किसी को एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट आता है तो एक लाइन में उसका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि 0.5 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं, तो बाकी एलिमिनेशन से आंसर हमारा आ गया। हमको इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकालने की अब फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अपन इतना ही करेंगे और ख़त्म करेंगे। अरे ये क्या हुआ भाई, आंसर तो डी आ रहा है। 0.56 को वो 1.6 मान लिया है क्या? वैसे तो 0.6 के ज़्यादा क्लोजर है। अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करूँगा तो बात तो सही है यार, आई एम सो सॉरी, है ना, मेरे से गलती हुई। क्या गलती हुई मेरे से? और उसके बाद भी ऑप्शन आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो भाई अगर एंगल ऑफ रिपोज नहीं आता तो पूरा करोगे, उसके बाद म्यू एस की वैल्यू आएगी tan थीटा, और फिर इसको डिवाइड करोगे तो 0.56 आ रहा है, और 0.56 को अप्रॉक्सीमेट करोगे तो वो 6.5 से बड़ा है, तो ये 0.6 हो जाएगा राउंड ऑफ होके, है ना। तो राउंडिंग ऑफ का भी आइडिया होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सी या फिर डी में से कोई एक आंसर आएगा। पर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी अपने को काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालना है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे बताओ? अब अच्छा, ऐसा मत सोचना कि अब जैसे ही स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो अब वो प्लैंक को ऊपर उठाना बंद कर दिया गया। तो 30 डिग्री के ही एंगल पे जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि वो ब्लॉक 4 मीटर चला 4 सेकेंड में। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे अपने को बताना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। जो पहले था कि 30 डिग्री पे स्टार्ट हुआ, उससे अपन स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और उसके बाद 30 डिग्री की स्टार्ट होने के बाद जो मोशन की कहानी है वो अगली लाइन में दी हुई है। कहाँ से? यहाँ से। ये कॉमा दिख रहा है? यहाँ पर पहली जानकारी खत्म हो गई, उसके बाद ये स्लाइडिंग के समय की जानकारी है। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मोशन मैं लिखूंगा इनिशियल स्पीड बराबर 0, ऑब्वियसली ब्लॉक विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 4, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ut हो गया 0, है ना, ये 0 है, प्लस हाफ AT का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया 8। तो A बराबर आ गया 4/8 0.5। तो एक्सेलरेशन 0.5 आया, आंसर नहीं आया, है ना, एक्सेलरेशन आया है। किसी स्टेप में अगर आंसर आ जाता है तो हम लोग उसको कई बार आंसर भी मान लेते हैं। और ख़ास बात ये है कि 0.5 चमचमा रहा है यहाँ पर, तो भावनाओं में अगर गलती से बह गए, हड़बड़ी में डी मत टिक करके आ जाओ। ऐसा भी हो जाता है बच्चों के साथ, मेरे साथ तो होता था, अभी भी हो जाता है, ठीक है। चलो तो एक्सेलरेशन आया, अब क्या करें? एक्सेलरेशन हमने क्या यूज़ करके निकाला? काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यूज़ करके निकाला। अब हम एक्सेलरेशन निकाल दिए तो अब क्या लगाएंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्या है हमारे पास? F इज इक्वल टू ma। न्यूटन्स लॉ के सारे सवाल वही हैं भाई, F इज इक्वल टू ma पे ही सवाल बनते हैं। तो अब यहाँ फोर्स लग क्या रहा है? यहाँ पर लगेगा mg sin थीटा, यहाँ पर लगेगा mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इनटू फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू k, स्लाइडिंग हो रही है अब, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होएगा? डाउनवर्ड्स, A बराबर mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय मास m गया, है ना। अब ये हमको पता है, थीटा की वैल्यू हमको पता है, तो पुट करके अपन लोग, अच्छा नहीं सॉरी, निकालना क्या है? हाँ, थीटा की वैल्यू अपने को पता है, A हम लोग पता कर चुके हैं, सिर्फ म्यू निकालना है, ठीक है। तो A की वैल्यू आई है 0.5 इज इक्वल टू जी साइन थीटा। तो जी को लेना क्या है, लिखा हुआ तो नहीं है, 10 ले लेते हैं। चलो 10 साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस म्यू के, म्यू ही लिख देता हूँ, इंटू जी यानी कि 10 इंटू कॉस थीटा यानी कि √3/2।
ठीक, तो ये 2 यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो, 1 बन जाएगा। ये 1 माइनस 10 बन गया -9 इज इक्वल टू म्यू माइनस साइन म्यू 10√3, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 9/10 इंटू √3। ठीक है, तो 9 मतलब बहुत लेंदी क्वेश्चन है यार, है ना। 9.17/10 कर देते हैं, तो ले दे के 9 × 17 ही करना है। क्या आएगा 9 7 63, है ना। तो 9 1 9 और ये तो पॉइंट, कुछ गलती हो रही है क्या यार? नहीं 15 तो आएगा, 15 आएगा तो 0.15 भी आएगा। 0.15 तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है, और 0.15 हो ही नहीं सकता। हाँ, हो तो सकता है। ये क्या हुआ भाई, कुछ गलती किया हूँ मैं? ओह हाँ, √3 तो डिवीजन में। हाँ, 9/10 डिवाइडेड बाय √3 है ना। तो 9/10 बाय √3। ओके, तो फिर वही काम, √3 ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 इंटू √3 यानी कि 1.7 इंटू 3/10। तो ये 0.51 तुम लोग को 51 दिखाई दे रहा होगा। तो 0.5 के आंसर, 0.5 के आसपास आंसर होना चाहिए। तो डी इसका आंसर है। और वैसे भी सोचो, नहीं ज़्यादा तो नहीं सोचना है, सोचो वैसे अगर कॉमन सेंस से देखें अपन लोग तो म्यू के हमेशा छोटा होता है म्यू एस से, पर ऐसा भी होता है कई बार कि म्यू एस और म्यू के बराबर भी होता है। तो अगर एग्जामिनर जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने के लिए डेटा ऐसा पुट कर दिए जिससे म्यू के और म्यू एस बराबर आए, तो इसका आंसर सी भी हो सकता था। तो लॉजिकली हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे पास एक ही मात्र ऑप्शन है कि हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, खैर, तो दिस इज ऑल्सो लेंदी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हालांकि पुराने क्वेश्चन ईयर्स के बेसिस पे कॉन्सेप्ट, देखो भाई लेंदी आएगा पेपर तो सबके लिए आएगा, कुछ नहीं कर सकते अपन लोग। थोड़ा बहुत अपन को कॉन्सेप्ट अपने जितनी मेहनत, सब बराबर मेहनत करेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा 180 डिग्री डायरेक्शन में मेहनत मत करो, है ना। मेहनत तो करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, बहुत कम सोचे अंधों जैसे भी मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, बट ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अपन लोग स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। नहीं बनेगा एग्जाम में तो छोड़ देंगे, ज़्यादा समय खाता हुआ दिखाई देगा तो छोड़ देंगे। आखिरी में अगर समय बचा लिए हम लोग तो करेंगे। हमारा छूटेगा तो और भी लोगों का छूटेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो गया। ओके, तो नीट 2016 फेज़ 1, इससे पहले AIPMT लिखाया हुआ था, तो हो सकता है कि नीट इसी साल स्टार्ट हुई होगी। देखो भाई, a car is negotiating a curved road of radius r. The road is banked at an angle theta. The coefficient of friction between the tires of the car and the road is μs. The maximum safe velocity on this road is what? तो अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों को याद हो, है ना, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू, वो अगर याद हो तो अब तो बात अलग है। पर अगर नहीं याद हो तो क्या मैं इसको देखो यहाँ पर एक कैच है। इस क्वेश्चन को मैं तो नहीं मानता कि फॉर्मूला तो चलो हो सकता है याद हो जाए, चलो, बट अदरवाइज अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको डिराइव कर पाना एग्जाम में वो कम से कम 3-4 मिनट का खेला हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो नहीं मेरे को लगता यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर। पर जो मेरे को देख के समझ में आ रहा है, ये इन सब की डायमेंशंस अलग अलग है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ना होके, या फिर सर्कुलर मोशन का ना होके, या फिर फ्रिक्शन का ना होके,
ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, ठीक बात है, क्योंकि इसको पूरा सॉल्व कर पा जाना वहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका अच्छा खासा बड़ा सा डेरिवेशन होता है, और इस फॉर्मूले को याद कर पाना तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। तो फाइनल वर्डिक्ट मैं देना चाहूँगा इसको यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर का ऊपर, मतलब वही कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ पर लगाना है। तो देखो भाई, अब ये म्यू तो हमको पता है ना, डायमेंशन लेस होता है, दैट इज़ अ रेशियो। म्यू क्या होता है? एक रेशियो होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ प्योर नंबर, है ना। और वैसे भी दिख रहा है यहाँ पर 1 है, तो ये भी 1, अगर ये नंबर है तो इसको भी नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे ही ये भी नंबर है तो इसको भी नंबर होना पड़ेगा, तो नंबर अपॉन नंबर इज नंबर। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो पूरा डायमेंशन लेस है, तो सिर्फ इसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि वो वेलोसिटी से मैच खा रही है कि नहीं। वेलोसिटी की तो बात किया है ना, तो g/r का डायमेंशन क्या हो जाएगा? g क्या होता है? एक्सेलरेशन, यानी कि L(t-2) अपॉन r अंडर रूट, ये दिख रहा है क्या वेलोसिटी? नहीं, L कट गया। g/r स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर L2 आ जाएगा, तो भी नहीं होएगा, एक L फिर भी बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। g/r स्क्वायर हुआ तो शायद काम बन जाए। g क्या हुआ? L(t-2) इंटू r का स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर। नहीं, इससे भी नहीं बन रहा है काम, है ना। तो g/r से काम बनता दिखेगा, L(t-2) इंटू r यानी कि L, तो L² t⁻², अंडर रूट लगाओगे तो क्या बना है? L(t-1). तो D इसका आंसर होना चाहिए। इसका पूरा डेरिवेशन यहाँ पर करवाना वो तो मतलब वो PYQ नहीं, वो तो पूरा थ्योरी का लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये यही पूछा हुआ है सवाल में, यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्ज़ाम में यही इसकी एक्सपेक्टेशन थी, और अदरवाइज़ कोई अगर इस पर भिड़ गया तो वो अपना टाइम वेस्ट कर लेगा खूब सारा, ठीक है। डी है। आगे नीट 2017, 2 blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. Okay. तो शुरू में ये सिस्टम ऐसे सस्पेंडेड रखा हुआ है, यानी कि शुरू में ये सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोला कि स्ट्रिंग को काट दिया जाए, इसको अगर अचानक से काट दिया जाए तो क्या होएगा। तो सोचो क्या होएगा भाई, तुम इसको काटे हो तो इस रस्सी की जो टेंशन थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले तो अपने को देखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? mg। यहाँ पर मैं T1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पर T1 हो गया, और स्प्रिंग में जो फोर्स है उसको मैं T2 मान लेता हूँ। तो T1 बराबर mg क्योंकि रेस्ट पे, और T2 बराबर T1 प्लस यहाँ पर भी mg लगेगा 3mg, ठीक है। तो T2 बराबर T1 प्लस 3mg। T1 क्या है? mg है, तो T2 बराबर क्या हो गया? 4mg, ठीक बात है। तो शुरू में T1 mg फोर्स लग रहा है और यहाँ पर 4mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, क्या यहाँ पर mg, यहाँ पर mg, यहाँ पर mg और यहाँ पर 4mg, ऐसी कहानी है शुरू में। अब रस्सी को काटते ही साथ क्या होता है कि रस्सी का टेंशन 0 हो जाता है, ठीक बात है। तो क्या सर इस काटने का असर कुछ स्प्रिंग पे होएगा? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इलॉन्गेशन पे। तो इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन पे। तो सोचो तुरंत काटने के बाद क्या तुरंत वो डीलॉन्गेट हो जाएगी क्या? मैं मानता हूँ कि नीचे वाला फोर्स कम हो गया, पर क्या तुरंत स्प्रिंग वापस आ जाएगी या कुछ कम लेंथ की हो जाएगी? नहीं, उसको टू चेंज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। लेकिन अपने को क्या बोला है? इमीडिएटली आफ्टर द कट। तो हम यही मानेंगे कि स्प्रिंग के इलॉन्गेशन में कोई फर्क नहीं आया, तो स्प्रिंग के फोर्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 4mg इस रस्सी को काटने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो क्या क्या जिंदा बचा? ये दोनों, ये खत्म हो गया, यहाँ पर ये 3mg आया और ये mg, ठीक है। तो ये तो फ्री फॉल में आ गया, रस्सी कट गई, रस्सी ही सहारा था इसका, सहारा था रस्सी इसका, वो कट गया, तो इसका एक्सेलरेशन विल सिंपली बी g।
तो बी का एक्सेलरेशन जी होगा, तो या तो ये या तो ये। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर 4 mg है, नीचे 3 mg है, तो नेट फोर्स क्या हुआ, mg ऊपर की तरफ, तो mg बाय इसका मास क्या है 3m, तो ऊपर की तरफ g/3, तो कहाँ दिख रहा है g/3, ये। ठीक है, तो ठीक है, एक एक्सेलरेशन नीचे है, एक का ऊपर है, लेकिन अपने को उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिख भी रखा है यहाँ तो भाई, बड़ा बड़ा। ठीक है, तो कोई चक्कर ही नहीं है प्लस माइनस का, तो है ना। तो ये क्वेश्चन कठिन तो बिल्कुल नहीं है, ये केस भी बहुत नॉर्मल केस है। ये केस सब किताबों में रहता है कि रस्सी को काटने से क्या होता है, स्प्रिंग को काटने से क्या होता है ना। तुम लोग को पता होना चाहिए ये, ठीक है, तुम लोग को ये तैयारी करके जानी चाहिए कि रस्सी काटने वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, स्प्रिंग काटने वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ये सब तुम लोग को सोचना पड़ेगा, या ये सब तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेटिव थीम है क्वेश्चन की। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि 2017 के बाद ये रिपीटेटिव हो गई होगी, तो मेरे को रिपीटेटिव लग रही होगी, क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाता है उसके बाद वो सभी किताबों में दिखने लग जाता है, सभी किताबों में और स्टडी मटेरियल्स में। तो खैर अपन वो सब अपन अपना काम क्या है, अपना काम है कि मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, PYQ करें, तो वही हम लोग कर रहे हैं बस। ठीक, और ठीक है, बस आगे बढ़ो। तो आंसर अपना ए आया, आंसर ए है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नीट 2017, one end of string of length L is connected to a particle of mass 3m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. तो ये टेबल है और यहाँ पर एक काटी है और इसमें एक रस्सी बंधी है और यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास m है और ये रस्सी की लेंथ L। तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। If the particle moves in a circle with speed v, the net force on a particle direct towards center will be what? ठीक है, और t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। तो ये तुम्हारा ये कैलकुलेशन का सवाल नहीं है, ये इस चीज़ का सवाल है कि तुमको पता है कि नहीं बेसिक सर्कुलर मोशन का। क्या तुम ये तो नहीं सोचते कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स होता है ना। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा घूम रहा है, उसकी स्पीड है v है और रस्सी की लेंथ l है, ठीक है, और टेंशन t है, ये भी बता रहा है। तो भाई टेंशन के अलावा कौन सा फोर्स है यहाँ पे, कोई फोर्स नहीं है। तो रस्सी में अगर टेंशन t है तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल भी t ही होगा। कोई अलग से mv²/r सेंट्रीफ्यूगल या फिर सेंट्रीपिटल mv²/r इस टाइप का खिचड़ी नहीं बनाना है अपने को, है ना। एक ही रियल फोर्स लग रहा है यहाँ पर, टेंशन t, तो वही नेट फोर्स है ग्राउंड फ्रेम में t, तो t ही इसका आंसर है, नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक, t इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो इसको मैं कैसे बोलता हूँ, हम लोग जानते हैं कि F = ma, ये न्यूटन का दूसरा लॉ है। अब यहाँ पर फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, तो F सेंटर की तरफ = मास इंटू A सेंटर की तरफ। F सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, T लग रहा है, तो T इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी की वैल्यू क्या हो गई, m × AC, और AC की वैल्यू हमें रटी हुई होनी चाहिए कि अगर कोई UCM में जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो T की वैल्यू जरूर mv²/r के बराबर है, पर अलग से कोई mv²/r फोर्स वहां पे नहीं लग रहा है। ठीक, अब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल पूछा है, तो ऑब्वियसली मैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पर जीरो ऑप्शन क्यों चमचमा रहा है, क्योंकि बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए बिल्कुल दीवाने होते हैं, उन लोग यहाँ पर लगा देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और फिर उन लोग कुछ कचरा, मतलब कचरा तो नहीं, कुछ भी उटपटांग दिमाग में उनकी खिचड़ी चलती है, और उन लोग इन दोनों को बराबर मान लेते हैं, और फिर वो नेट फोर्स जीरो कुछ भी करके टिक करके आ जाते हैं। तो वो अंधे में तीर चलाने से ये सब होता ही है, पढ़ के जाओगे बढ़िया से तो ये सब नहीं होता। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है डी। नीट 2018, a block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown। स्मूथ प्लेन है, ठीक
ठीक है। द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टूवर्ड्स द राइट, a एक्सेलरेशन वेज को दिया जा रहा है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, क्या हो अल्फा और a और थीटा के बीच में रिलेशन कि ये जो ब्लॉक है वो इस वेज के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो। इसका मतलब वेज आगे जाते जाए और उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो भी उसके साथ आगे जाते जाए, कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर होता क्या है, ये केस देखा दुखाया तुम लोग को होना चाहिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई। अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पैदा हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, ये ब्लॉक की एफबीडी बना रहा हूँ, है ना, ब्लॉक की एफबीडी। ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग रहा है, ब्लॉक पे mg यहाँ लग रहा है। तो क्या हो सकता है, अगर रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो ये ब्लॉक y डायरेक्शन में रेस्ट पे है, ठीक है। तो n का ऊपर वाला कंपोनेंट इस mg को बैलेंस करेगा और n का ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, mg उस ब्लॉक को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा a टूवर्ड्स राइट, ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉक भी जो है वेज के ऊपर रखा हुआ a एक्सेलरेशन के साथ राइट साइड a एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। तो राइट साइड में f इक्वल टू ma लगाएंगे, यानी कि x एक्सिस में, और y एक्सिस में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे। तो ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो n का ये वाला कंपोनेंट हो गया n साइन थीटा और n का ये वाला कंपोनेंट हो गया n कॉस थीटा। तो n कॉस थीटा बराबर mg और n साइन थीटा इज द नेट फोर्स इन द x डायरेक्शन, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों इक्वेशन में किसके लिए लगाया हूँ, ब्लॉक के लिए लगाया हूँ। एफबीडी किसकी है, ब्लॉक की है, ठीक। डिवाइड कर दो, n से m गया, cos बाय साइन इज कॉट थीटा इज इक्वल टू m से m गया g बाय a, g इज इक्वल टू a कॉट थीटा। कहीं पर दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा। तो क्या हम a बराबर g अपॉन कॉट थीटा यानी कि g tan थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या ये दिखाई दे रहा है, हाँ सर, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो ठीक क्वेश्चन माना जाएगा ये। अगर पहली बार देखा है किसी ने तो उसको टफ पड़ सकता है, पर मोस्टली इस क्वेश्चन को देखे हुए रहते हैं अपन लोग, है ना। क्या है ना यार, देखो इतनी सारी एग्जाम हो चुकी है ना, और इतनी कुछ बचा ही नहीं पूछने को, वही पूछता है, कुछ नया नहीं है ना। तुम लोग देखोगे तो किताबें में हर साल नया एडिशन आता तो है, पर वो बहुत बड़ा कोई मेजर, आज भी तुम लोग देखोगे तो आज से 20 साल पुरानी किताबें जो नीट के लिए बनी थी वही लगभग आज भी है, थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंस रहता है भाई। और एडवांस के लिए जो किताबें बनी थी वो भी लगभग आज वही है ना। क्योंकि मेन काम, हाँ, इस 11th-12th की प्रिपरेशन में एग्ज़ाम की समझ उतनी भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट की समझ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन के पैटर्न बस थोड़े से समझने की ज़रूरत है। उसमें भी छाँट के F इक्वल टू ma के ऊपर आया है कि न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर आया है, और फिर मैं उसको, चूँकि F इक्वल टू ma पे ज़्यादा सवाल आया तो मैं F इक्वल टू ma को खूब अच्छे से पढ़ूँ, ऐसा नहीं होता भाई, है ना। पूरी फिजिक्स ढंग से पढ़ो, पूरी फिजिक्स समझ में आती है एट द एंड, पूरा मैकेनिक्स एटलीस्ट सेक्शन वाइज समझ में आता है, ठीक है। और वो कैसे आएगा, बार बार पढ़ के ही आता है। वो हजारों क्वेश्चन लगाने से नहीं आता। अपने नोट्स कॉपी को बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारे में और टीचर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो नंबर तुम लोग के अच्छे होते जाएंगे। तुम्हारे और टीचर्स में इतना ही डिफरेंस है कि टीचर्स की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना। और अगर कोई बहुत मेहनती इंसान है तो वो बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहते हैं टीचर्स लोग, है ना, इरोडो वगैरह की, तो उनका क्वेश्चन का नॉलेज भी अच्छा रहता है ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन बात यहाँ टीचर्स की नहीं चल रही, बात यहाँ तुम्हारी है। तुमको बस यही करना है कि बहुत धांसू क्वेश्चन नहीं लगाना है, लेकिन तुमको अपने नोट्स पे महारत हासिल करनी है, ठीक। खैर, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पे वही हो सकता है। 2 साल की तैयारी में तुम लोग सोचोगे कि मैं सारी किताबें लगा लूँ दुनिया की, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। लगा सकते हो तो लगा लो, लेकिन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं।
Which one of the following statements is incorrect? Rolling friction is smaller than sliding friction. बस हो गया, कल करेंगे. ओके, तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं. 2018. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा हुआ है. रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो करेक्ट है. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. यस, एफ एस मैक्स क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी करेक्ट है. फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन, पर ऐसा कुछ नहीं होता. अगर हम लोग ट्रेन में हैं खड़े हुए और ट्रेन के साथ हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हम लोग को एक्सेलरेट करवाने वाला कौन है? फ्रिक्शन ही है. ठीक है. सड़क में जो कार जा रही है उसको भी आगे बढ़ाने वाला कौन होता है? फ्रिक्शन ही होता है. ठीक है. तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन नहीं, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन, तो ये करेक्ट है. कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ, बिल्कुल गलत. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो उसका डायमेंशन होने का तो सवाल ही नहीं है. ठीक है. तो डी इसका एकदम थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये. डी इसका सही आंसर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. 2019. A mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when. तो ये भी वैसे नॉलेज तुम लोग को ये होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोअर मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. और अगर उसको कोई आएगा तो इस क्वेश्चन में वो समय अपना बचा ले जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक. भाई ब्रेक कब होएगा? जब टेंशन ज़्यादा होएगी, है ना. तो टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर? नीचे. तो सबसे ज़्यादा ब्रेक होने के चांस कहाँ पर? नीचे. ठीक है. तो सी इसका आंसर है. बट अगर हमें नहीं आता हो तो एग्ज़ाम में हम लोग कैसे सोच सकते हैं? ये हमें याद ना हो तो कैसे सोच सकते हैं? देखो, इस सर्कल में ये कोई बॉल है जो कि मोशन कर रही है ऐसे ऐसे. ठीक है. इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी v मान लेता हूँ मैं इधर की तरफ. तो हमें पता है कि जो टेंशन लगेगा वो कहाँ लगेगा? यहाँ पे. और mg नीचे लगेगा. इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ. मैं इस सिचुएशन को ग्राउंड फ्रेम से देख रहा हूँ तो मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाऊंगा. ठीक है. अब mg का ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया? ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया. तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा. तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या हो गया? दिस माइनस दिस. भाई सर्कुलर मोशन चल रहा है तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होना ही होना है. ठीक है. तो t को बड़ा होना पड़ेगा mg से. तो t माइनस mg cos थीटा इज द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स which will be equal to mass into centripetal acceleration which is v square by r. तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो. t की क्या इक्वेशन बन के आई? mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा बन के आई. अब जैसे जैसे ये रस्सी ऊपर जाएगी, सोचो थीटा बढ़ते जाएगा. थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा कम होएगा, तो ये वाला टर्म भी छोटा होता जाएगा. क्या बोला मैं? रस्सी जैसे ऊपर जाएगी, थीटा बढ़ेगा तो ये वाला टर्म mg cos थीटा छोटा होता जाएगा. साथ ही साथ जैसे जैसे ये रस्सी ऊपर जाएगी हम लोग को पता है, जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगी हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जाती है. ठीक है. तो स्पीड डेफिनेटली, क्या बोला मैं? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते जाती है. नीचे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, पोटेंशियल बढ़ते जाएगी. ठीक. काइनेटिक कम होएगी तो वेलोसिटी भी कम होएगी. यानी कि ये वाला टर्म भी रस्सी के ऊपर जाने से छोटा होएगा. ठीक है. तो रस्सी के ऊपर जाने से ये भी छोटा हो रहा है, ये भी छोटा हो रहा है. तो ओवरऑल टी की वैल्यू घटते जाएगी. तो ऊपर जाने से घट रही है अगर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? नीचे में. ठीक है. तो ऐसे भी सोच सकते हो.
इससे भी तुम लोग सी आंसर तक पहुंच सकते हो, बट दिस विल बी अ स्लाइटली टाइम टेकिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक, आगे देखो 2019, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be what? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, जो कि घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, है ना, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। तो अब घूम रहा है तो हमें पता है कि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचोगे तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो उसी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो घूमते समय नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। रेस्ट पे रखोगे तो क्या होगा, सोचो अगर ये रेस्ट पे है तो तुम लोग को इंट्यूटिवली समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लॉक अपने आप नीचे गिर जाएगा ऐसे, ठीक है। पर घूमते रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा, और फ्रिक्शन जो है फिर वो इस, भाई नीचे कौन गिराना चाह रहा है, एमजी गिराना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन उसको ऐसे रोक लेगा, ठीक है। तो ये सर्कल, ये जो बॉक्स है वो भी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। एफ की एफबीडी बनाते हैं नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ। अब मैं इसके एफबीडी बनाते समय मैं सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम तुम लोग को ये फील दिलाने के लिए दिया कि नॉर्मल रिएक्शन आ क्यों रहा है, बट मेरी इच्छा इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की है। तो ग्राउंड फ्रेम में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऐसे, और यहाँ पर नीचे की तरफ एम लगेगा, और इस एम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये एक्सेस और ऐसे ये घूम रहा है, ठीक। तो सोचो भाई, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है, तो वही रेस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि ये फिसलना नहीं चाहिए ब्लॉक, तो नहीं फिसलेगा अगर फॉर नो स्लाइडिंग। क्या होना चाहिए कि जो ड्राइविंग फोर्स है mg वो छोटा होना चाहिए एफ मैक्स से। एफ मैक्स क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स अगर उससे छोटा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो तो स्लाइड कर जाएगा, है ना। तो ये हमारी कंडीशन है। अब इस कंडीशन में अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब एफ मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या है, सोचो नॉर्मल रिएक्शन निकलेगी इस सर्कुलर मोशन के F इज इक्वल टू एम ए से। मैं लिखूंगा F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू मास इंटू ए सेंट्रीपिटल। व्हाट इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस नॉर्मल रिएक्शन इज प्लेइंग। तो N इज इक्वल टू M, AC क्या होता है V स्क्वायर बाय R। वैल्यूज वगैरह जो दे रखी है वो सबको बाद में पुट करेंगे, उसकी चिंता मत करो अभी। तो ये mg लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये m से m कट गया, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू आ गया। तो v ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर बाय म्यू आ गया, यानी कि v ग्रेटर देन इक्वल टू, वैल्यूज रखो भाई, क्या है g की वैल्यू 10, r की वैल्यू क्या है देखो 0.1 मीटर, नहीं सॉरी 1 मीटर। तो ये हो गया r अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 और इसका अंडर रूट, तो ये तुम लोगों को दिख रहा होगा 10, तो ये आ गया 10। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू 10, नहीं सॉरी उल्टा पड़ गया मैं, सॉरी, हाँ v शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। मतलब अगर ये कंडीशन चाहिए तो वेलोसिटी कम से कम 10 होनी चाहिए। हमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर क्या है 10, तो ये 10 आ गया, ठीक। तुम लोग चाहो तो सिर्फ आंसर निकालने के उद्देश्य से अगर करो तो इक्वालिटी के साथ भी जा सकते हो, बट उससे तुमको ये मिनिमम मैक्सिमम का चक्कर कभी समझ में ना आएगा, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे।
नीट 2020। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string. ये है the string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is what? ठीक, तो 6 kg का मास है यहाँ पर और 4 kg का मास है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 6g और यहाँ पर क्या लगेगा 4g। तो ये मेथड तुम लोग को आना चाहिए कि इस डायरेक्शन में इसको, हाँ इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है और इस डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है, ठीक है। तो ये जो 6g है वो मोशन को ड्राइव कर रहा है जबकि ये उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स क्या हो गया 6g माइनस 4g डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाएगा 4 + 6। ये एक मैथमेटिकल मेथड है भाई, है ना, मैथमेटिकल थोड़ा सा इंट्यूशन वाला मेथड, मैथमेटिकल इंट्यूशन बोलते हैं इस मेथड को, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स में दिस इज नॉट अ डायरेक्शन, है ना, ये कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होगी, डायरेक्शन तो ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, है ना। पर अपन लोग सोच लेते हैं हाँ भाई दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ सकते हो तुम लोग मेरी बात को। तो यह क्या आ गया 2g/10 बोले तो g/5। तो एक तो ये तरीका है इंट्यूशन वाला। दूसरा तरीका क्या है भाई, यहाँ पर t मानो, यहाँ पर t मानो, इसका एक्सेलरेशन नीचे a मानो, इसका एक्सेलरेशन ऊपर a मानो, इसके लिए लिखो F = ma। तो 6g - t = मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसके लिए क्या आएगा t - 4g = मास इंटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, टेंशन और a, वैल्यू निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये क्या हुआ, ये F नेट बाय मास भी किया हूँ मैं, है ना, तो एक्सेलरेशन मास ही तो है ना 4 + 6, तो इसका आंसर क्या आ गया g/5 यानी कि B, ठीक है। खैर अभी मेरे को लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अगर यहाँ सच में समझ के बच्चे आगे बढ़े हैं, सच में कोई भूला भटका अगर यहाँ इस वीडियो तक पहुँचा है तो उसको इसकी इक्वेशन लिखना तो आता ही, वरना तो अभी तक वो भाग गया होता, है ना। F = ma, इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की लिखना आता होगा, ठीक बात है। खैर तो आंसर अपना बी आया है और इसका सही आंसर भी बी है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीट 2002 फेज 2। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज क्या, और सरफेस जो है वो स्मूथ दिया हुआ है। तो ये अपना सिस्टम मान लो, अगर मैं इसको एक सिस्टम अगर मैं इसको मान लूँ तो इन तीनों का मास मिला के 6 kg हो रहा है। तो 6 kg पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 60 यानी कि mg sin 30 कितना होता है 1/2। तो डाउन द इंक्लाइन 30 न्यूटन की ग्रेविटी लग रही है, और यहाँ पर देखो 60 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है और यहाँ पर 18 न्यूटन का। तो 60 नीचे, ये 30 नीचे छोटा है, ये वाला 60 क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 60 अप द इंक्लाइन लगा, ये 18 और 30 ये डाउन द इंक्लाइन लगा। तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कहाँ पर ज़्यादा है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा है, तो नेट फोर्स कहाँ हो गया ऊपर, तो सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो क्या होगा एक्सेलरेशन 60 - 18 - 30 अपॉन टोटल मास क्या है 3 2 1 6। तो 60 - 30 इज 30, 30 - 18 इज 12, 12/6 इज 2 मीटर/s²। ओके, तो इसका क्या है अभी तक एक्सेलरेशन आया। अब अपने को क्या पूछा हुआ है यहाँ पे 1 kg और 2 kg के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एफबीडी बना लो, चाहो तो तुम लोग इन दोनों की कंबाइंड एफबीडी भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर ये तो इंटरनल हो जाएगा, तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो भी चल जाएगा, इसकी बनाओगे तो भी चल जाएगा, मैं इसकी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे, और नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में कहाँ लगेगा, इस ब्लॉक पे
ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो हमें फाइंड करना है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg sin थीटा। किसका mg? इसका mg। तो 10 sin 30 यानी कि 10 इंटू 1/2 यानी कि 5। तो ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ 18 5 23। तो n माइनस 23 इज द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास विच इज 1 kg इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमने 2 निकाला है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 25। 25 है, बिल्कुल है। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका क्या है अभी तक? एक्सेलरेशन आया। अब अपने को क्या पूछा हुआ है यहाँ पे? 1 kg और 2 kg के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसकी एफबीडी बना लो, चाहो तो तुम लोग इन दोनों की कंबाइंड एफबीडी भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर ये तो इंटरनल हो जाएगा। तो इसकी एफबीडी बनाओगे तो भी चल जाएगा, इसकी बनाओगे तो भी चल जाएगा। मैं इसकी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऐसे, और नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में कहाँ लगेगा? इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, ठीक। तो यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो हमें फाइंड करना है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg sin थीटा। किसका mg? इसका mg। तो 10 sin 30 यानी कि 10 इंटू 1/2 यानी कि 5। तो ऊपर की तरफ n और नीचे की तरफ 18 5 23। तो n माइनस 23 इज द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास विच इज 1 kg इंटू एक्सेलरेशन जो कि हमने 2 निकाला है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 25। 25 है, बिल्कुल है। बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 फेज 2। एफ इज इक्वल टू इतना एंड आर इज इक्वल टू इतना। तो दो वेक्टर दिए हुए हैं। देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ एफ एंड आर हैव द मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली। तो भाई ये तो महा आसान क्वेश्चन हो गया है ना, वेक्टर्स का क्वेश्चन है ये। आसान क्या, जिसको आता है उसको आता है ना, और जिसको ये नहीं आता वो फिजिक्स में फिर तो क्या ही करने वाला है। तो क्या करोगे भाई, एफ डॉट आर ये होता है डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। एफ डॉट आर करोगे तो क्या करोगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। खैर अपन आराम से करते हैं। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्या करना है, आई को आई वाले के साथ, तो 2 3 6, 1 इंटू 2 इज 2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 10। तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू तो 10 आ गई, तो यहाँ पर भी ये 10, यहाँ पर भी 10। अपन आंसर तक नहीं पहुँच पाए, तो अब क्या करना पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। तो इसका डिस क्रॉस डिस करना है ना। तो क्या करोगे, पहले आई जे के लिखे, फिर 2 1 माइनस 1 इसका कोफिशिएंट है ना, फिर इसका कोफिशिएंट 3 2 2 3 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट। आई के बगल में क्या आएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, और ये भी है माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस 2 क्या हो गया 0। जे वाले के लिए 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 एंड 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3। तो माइनस 4 माइनस माइनस 3 विल बी माइनस 1, ठीक है। और के वाले के लिए इसको काटो, 4 माइनस 3 इज 1, तो 1 आ गया। तो ले देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस जे प्लस के ये आ रहा है भाई। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन पूरा कंप्लीट फॉर्म है, पूरा वेक्टर है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा,
अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा। सॉल्व करना था इसलिए मैं कर दिया मेरी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सही बताऊं तो किसी का अटकना नहीं चाहिए, किसी का नहीं अटकना चाहिए। ठीक है, ये देखो 2023 क्या लिखा है, बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। ओके, तो एक वुडन ब्लॉक है। अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं, चलो। When bullet travels 24 centimeters through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि बोला है कि बुलेट जब घुसी तो u स्पीड से घुसी और 24 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद उसकी स्पीड हो गई u/3। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इट फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो यहां पर एग्जैक्टली एंड में जाके वो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है। ऑफ कोर्स अब बुलेट को अपने को पॉइंट मास मानना है ना। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मैं डायग्राम में बड़ा बड़ा बना दिया हूं, लेकिन अपन सब चीज़ को पॉइंट मास मानते हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी x सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं अपन। पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बुलेट। जानकारी क्या, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर एक वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी ये दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x। तो इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। a से लेकर b तक क्या हो रहा है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, ये रही। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है u/3, है ना, ये रही। हमें डिस्टेंस पता है 24, डिस्प्लेसमेंट पता है 24। अब सर आप 24 को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हो? तो क्वेश्चन में u दिया हुआ है ना, तो u की यूनिट्स तो नहीं दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ कि u क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही दिया हुआ है, मानने में क्या जाता है। ठीक है, तो और अच्छा जो इस अब ये लगातार ब्लॉक यहाँ पर बुलेट जो है वो पेनिट्रेट कर रही है, तो उस पर लगातार फोर्स लगेगा पीछे, और उस फोर्स की वजह से लगातार एक एक्सेलरेशन पैदा होगा। उस एक्सेलरेशन को मैं a मान लेता हूँ, और उस एक्सेलरेशन को भी मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में अगर सोच लेता हूँ तो फिर मेरे को यूनिट कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक, तो मान लो एक्सेलरेशन a है ना, और s बराबर अब 24 लिख सकते हो सेफली। तो अब लगा लो भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू लिखोगे -a जो कि पीछे की तरफ है, वेलोसिटी के अपोजिट, इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 24। अब लगाओ इसी इक्वेशन को b से लेकर c तक, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अब u/3 हो गई, तो ये u स्क्वायर बाय 9 आ गया, प्लस 2 इंटू a इज अगेन -a, और s को मान लेता हूँ मैं x, माना हूँ मैं x। तो ये u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 2ax, और ये माइनस माइनस कट गया, तो u स्क्वायर बाय 9 ये 9 ही है ना, हाँ, u स्क्वायर बाय 9 बराबर 2x आया। और यहाँ से देखो ये u स्क्वायर माइनस मतलब 1/9 माइनस 1 हो जाएगा 8/9, तो -8/9 इज इक्वल टू -2a 24, माइनस माइनस कट गया। तो अब ये तुम्हारी एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। क्या निकालना है तुमको, लेंथ ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो तुमको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं, एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को। डिवाइड करोगे तो एक साथ u x दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं सॉरी, u और a, u स्क्वायर और a दोनों कट जाएगा, तो निकाल सकते हो वैल्यू, है ना। अभी कुछ लोग इसको ऐसा अगर सोचेंगे तो कि सर ये दो इक्वेशन है पर नंबर ऑफ वेरिएबल इसमें u भी है, a भी है और x भी है, तो कैसे सॉल्व होएगा। नहीं होएगा सॉल्व, पूरा नहीं होएगा। मतलब तुम यूनिकली u, a और x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पर x की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करके जरूर निकाल सकते हो। ठीक है, तो करो भाई,
8/9 अपॉन 1/9 हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है 48a, और ये क्या लिखा हुआ है 2ax, तो ये हो गया 24, ये हो गया 3, तो x बराबर, हाँ x बराबर क्या आ गया 3, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में आया, ठीक। तो ये क्या है, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द प्लैंक क्या हो जाएगा 24 + 7 + 3, यानी कि 27 इसका आंसर होगा, है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। नीट 2023, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। तो कार है, ठीक है, छोड़ो यार, ये कार है, जमीन में यहां पर कोई एक बॉडी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी। तो इस कार का कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है कि ये बॉडी कार में स्लिप मत हो जाए, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15, ठीक है भाई, ये वाला 0.15 दिया हुआ है। तो सोचो भाई, अब गाड़ी जा रही है, ठीक है, कितने एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, ठीक। तो क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा डेफिनेटली, भाई ये फ्रिक्शन ही तो है जो इस बॉडी को आगे बढ़ाएगा। गाड़ी पे इसका रिएक्शन लगेगा पीछे की तरफ, पर अपने को गाड़ी से मतलब नहीं है, अपने को इस बॉल से मतलब है। तो ये फ्रिक्शन है, और इस ये ग्राउंड फ्रेम में ये कार भी ए, मतलब ये बॉल भी ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, ठीक बात है। तो मैं क्या लिखूंगा, F = m × a, ठीक बात है। लेकिन अपन लोग क्या जानते हैं कि जो भी फ्रिक्शन होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, Fs max, उससे ऊपर तो नहीं हो सकता। फ्रिक्शन की वैल्यू विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू Fs max, ठीक है। तो Ma विल बी लेस देन इक्वल टू Fs max। Fs max क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, mg, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है बॉल का। तो ये आ गया, m और m को काट दो, तो इससे a की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी आई, यानी कि a की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या, म्यू जी। म्यू कितना है 0.15 और g कितना है 10, तो 1.5 आ गया। तो इसको कैसे पढ़ोगे, a या तो 1.5 या तो 1.5 से छोटा होना चाहिए। क्यों, किस चीज के लिए, क्या है कंडीशन कि स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम लोग ये लिखे ना। ये किसकी कंडीशन लिखी हुई है, ये स्लाइडिंग नहीं होने की कंडीशन लिखी हुई है। और ये कंडीशन जब हम लोग पुट किए तो रिजल्ट क्या आया कि a या तो 1.5 हो या तो उससे छोटा हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड वैल्यू ऑफ a, 1.5, ठीक। और अदरवाइज मैं हमेशा बोलता हूं कि इक्वालिटी से जाओगे तो आंसर तो तुम लोग का आ ही जाएगा। चलो आंसर चेक कर लो भाई एक बार, बी आया और अपना भी आंसर बी है, ठीक। तो नीट 2023, अगला सवाल। A football player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. कहानी सुना रहा है, क्या है कहानी कि एक फुटबॉल प्लेयर है, वो ऐसे साउथ की तरफ जा रहा है और यहाँ पर कोई आदमी आ गया होगा, यहाँ पर कोई आ गया होगा शायद, तो वो क्या किया, ऐसे ईस्टवर्ड मुड़ गया, ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, क्या पूछा है, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग। प्लेयर पे जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, तो कैसे डिसाइड करोगे भाई, प्लेयर पे जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, ये इसको ऐसे सोचो, फोर्स जो भी लग रहा होगा इनटू टाइम करोगे तो क्या आएगा, इंपल्स आएगा, है ना। तो इंपल्स की डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। इंपल्स की डायरेक्शन क्या है, इंपल्स की डायरेक्शन वो है जो कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है, क्योंकि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है
जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या हुआ, दिस वेलोसिटी यानी कि वी आई कैप माइनस ये वाली वेलोसिटी यानी कि वी माइनस वी जे कैप। तो ये क्या हो गया, वी आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है, इनटू मास भी कर लो भाई, ठीक है। तो एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, ये डेल्टा पी की डायरेक्शन है, आई प्लस आई प्लस जे यानी कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है चेंज इन मोमेंटम की। तो यही इम्पल्स की भी डायरेक्शन है और यही भी फोर्स की भी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है सर, नॉर्थ ईस्ट। और अगर सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से थोड़ा भी लॉजिकली सोचोगे भाई, सोचो कोई आदमी ऐसे जा रहा है, मुड़ेगा तो ऐसे मुड़ रहा है ना वो, उसके पैर में जाके एकदम जूम कर लो, कोई भी पॉइंट मास है, हम लोग हर चीज़ को पॉइंट मास मानते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल प्लेयर को भी पॉइंट मास मान लो, वो ऐसे गया ऐसे गया, तो जब यहाँ पर मुड़ा तो ऐसे टर्न लिया होगा, इसको जूम करके देखो, तो इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस टाइप का हो रहा है, तो इस पर फोर्स कुछ इस टाइप का लगने का, ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। और अगर मैथमेटिकली जाओगे तो सिंपली तुम लोग को समझना पड़ेगा कि फोर्स जहाँ है वहीं मास इंटू वहीं चेंज इन मोमेंटम होगा। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, और उसी से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है नीट 2023, अपना आंसर बी आया है और आंसर भी बी है, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 2023 मणिपुर। तो a block of mass 2 kg is placed on a inclined rough surface AC having coefficient of friction mu। ये म्यू की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, म्यू क्या है 1/√3, ठीक है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, इंक्लाइन सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है भाई, म्यू दे रखा है। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, बताओ, इतनी बड़ी कहानी सुना रखा है और नेट फोर्स पूछा हुआ है भाई। ब्लॉक क्या किया हुआ है, रखा हुआ है, प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन, इसका मतलब रेस्ट पे, रेस्ट पे है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, कंटिन्यूसली वो रेस्ट पे है, नो चेंज इन वेलोसिटी मतलब नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन मतलब नो फोर्स, नो नेट फोर्स, है ना भाई। नेट एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो एफ नेट 0 होगा, खत्म, न्यूटन सेकेंड लॉ, 20 का आंसर है। हाँ, कैसे नेट फोर्स 0 होगा ये एक सवाल हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पर mg लग रहा है और यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है 0, है ना, 0 ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0, तो बी अपना आंसर आया और आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट 2024, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ब्लॉक, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स दिख रहा होगा। द मास ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर 2 and 3, ओके, 2 किलो और 2 kg और 3 kg। द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ए ऑन बी, बताओ, इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है ना। तो भाई फोर्स लग रहा है टोटल 10 न्यूटन का और मास है कितना 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/5, बोले तो 2। अब किसी एक की एफडी बना लो, मेरी इच्छा हुई 3 की एफडी बनाने की, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर, 2 kg पे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, है ना, उसको छोड़ो। और कुछ लग रहा है कि 3 kg पे कुछ नहीं लग रहा नॉर्मल के अलावा, ठीक बात है। तो यही नॉर्मल रिएक्शन इसके आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस बॉडी एक्सेलरेट by an acceleration of 2 meter per second square in the rightward direction. So this normal will be equal to mass into acceleration, यानी कि 3 into 2 यानी कि 6, तो 6 इसका सही आंसर है। महा आसान क्वेश्चन, सी। आगे बढ़ो, 2024 अंत के हम लोग बहुत करीब है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। 2025 के हम लोग बहुत करीब हैं, है ना, बधाई के हकदार जल्द ही होने वाले हैं हम लोग। नीट 2024,
A box of mass 5 kg is pulled by a cord, okay, up along a frictionless plane inclined at 30. ध्यान से पढ़ो. A box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a friction place inclined at 30. मतलब जो इन प्लेन है फ्रिक्शनलेस, सॉरी हाँ, जो फ्रिक्शनलेस प्लेन है उसका इंक्लिनेशन 30 है. उसमें एक ब्लॉक को एक रस्सी के थ्रू ऐसे अप खींचा जा रहा है, अप अलोंग अ प्लेन, अप अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, यानी कि अप द प्लेन ऐसे जा रहा है. ठीक, ये कितना है 5 kg. ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, हाँ ठीक है, वो तो इंक्लाइन बोल रहा है कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है. द टेंशन इन द कॉर्ड इज 30 न्यूटन. तो यहाँ पर जो रस्सी है वहाँ पर टेंशन 30 न्यूटन है. द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज व्हाट. तो देखो भाई, यहाँ पर 50 लगेगा mg, पर उससे अपने को मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब है mg साइन थीटा से. तो 50 साइन 30 बोले तो 25. तो 25 छोटा है, 30 बड़ा है, तो डेफिनेटली ब्लॉक ऊपर जाएगा, है ना. नेट फोर्स कितना है इधर की तरफ 5, इसका मास कितना है 5, तो 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा. ठीक, ओके. तो आंसर अपना डी आया है और सही आंसर भी डी है. बढ़िया. अगला सवाल 2024 फिर से. पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ. यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर पाथ, मतलब यूसीएम की बात चल रही है. यूसीएम में क्या होता है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है? बिल्कुल नहीं सर, डायरेक्शन चेंज होते रहती है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर मोशन. क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं सर. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं. एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा कहाँ पर होता है? यहाँ पे सेंटर की तरफ यूसीएम में. तो डायरेक्शन बदल रहा है तो ये भी कांस्टेंट नहीं. कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, बिल्कुल नहीं. वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही, है ना. तो एकदम बेसिक नॉलेज सर्कुलर मोशन का, और उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में. मतलब अगर किसी को ये नहीं आता तो फिर वो क्या जानता है सर्कुलर मोशन? मतलब वो सर्कुलर मोशन बस उसने नाम ही सुना हुआ है फिर, है ना. समझ तो बिल्कुल नहीं रखता वो. तो फिर वैसे में एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बनेगा. पर मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा हमारे देश में जो पढ़ाई कर रहा है, वो तो ऐसा नहीं होगा, है ना. पढ़ाई का ढोंग करने वाले मिल जाएंगे तो वो बात अलग है. खैर, तो इसका आंसर डी आ गया. तो नीट 2025, और यही वो पेपर है जिसने बच्चों की नाक में दम कर रखा है. देखते हैं भाई ऐसा क्या पूछ लिया, है ना. तो देखो भाई, there are two inclined planes each with the same length L and each inclined at an angle of 45 degree to the horizontal. One plane is rough while the other perfectly smooth. A body takes twice as long as to slide down the rough plane as it does to slide down the smooth plane. तो दो इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, दोनों का इंक्लिनेशन 45 है. एक रफ है और एक स्मूथ है. ठीक है, ये क्या है? रफ है और ये स्मूथ है. तो अब बोला है कि एक बॉडी नीचे जा रही है ऐसे स्लाइड करते हुए दोनों प्लेन में, पर यहां पर जो बॉडी गई उसको डबल टाइम लगा इसकी तुलना में. ऑब्वियसली स्मूथ है तो जल्दी जल्दी नीचे चले जाएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो इसको कम टाइम लगेगा, है ना. इसको ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसका नीचे जाने का टाइम 2t मान लो, इसका टाइम t मान लो. ठीक, क्या लिखा है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द रफ प्लेन. तो यहाँ पर जो म्यू के है उसको अपन को निकालना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग यहाँ पर खटाखट ये सोच सकते हो कि इधर की तरफ लगेगा mg cos mg sin थीटा और इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू इंटू mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन म्यू इंटू mg cos थीटा होता है. ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स अपॉन मास, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आएगा? मास तो कट ही जाएगा. तो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा. किसी की तैयारी अगर ढंग से है तो मेरा मानना है कि वो इसको ओरली बिना डायग्राम बनाए भी लिख सकता है, अगर कोई ढंग से प्रैक्टिस करके गया है तो. ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे हर चैप्टर के क्वेश्चन लगाते रहता है ना,
जिसके लिए न्यूटन्स ऑफ मोशन इतिहास नहीं हो चुका है एग्जाम में जब वो बैठा हुआ है, उस बंदे के लिए ये उसको याद होगा ये, ठीक। और इसके लिए भी उसको याद होगा कि सिंपली चूंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा है, तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg साइन थीटा है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ g साइन थीटा होएगा। तो ये आया a1, ये आया a2। लेंथ दोनों की ऑब्वियसली बराबर ट्रैवल करने वाले हैं इन लोग, है ना, सेम इंक्लाइन प्लेन है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। टाइम अपने को यहां पर दिया हुआ है 2t और यहां पर टाइम दिया हुआ है अपने को t, और फाइनली इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में 0 है क्योंकि रिलीज किया गया। s इज टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर इसके लिए लगाओ, s इज टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर इसके लिए लगाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू यू टी दैट इज 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है g साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर। इसके लिए क्या बनाओगे, s इज इक्वल टू यू टी दैट इज 0 अगेन प्लस हाफ a इंटू हाफ इंटू a की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर यानी कि 2t का स्क्वायर बनेगा, तो एक 4 बनेगा, तो उस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया 2। और देखो तुम लोग को ये g, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, उससे तुम्हारा टाइम भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये 4t स्क्वायर है, आई एम सो सॉरी, है ना। डिवाइड करोगे तो l भी खत्म, टाइम का स्क्वायर भी खत्म, सिर्फ म्यू बचेगी इस इक्वेशन में। साइन थीटा की भी पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा पता है, 45, ठीक है। तो डिवाइड करते ही साथ तुम लोग का आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है मैं कर ही देता हूँ। हाँ भाई, तो यहाँ पर एक टी स्क्वायर है, पहली बात तो ये हो गया 2, l बाय एल इज़ 1, 1/2 अपॉन 2 इज़ 1/4, ये टी स्क्वायर के साथ खल्लास। अब ये g और g भी कटा हुआ दिखाई देना चाहिए, और चूंकि साइन और कॉस बराबर है तो ये साइन और ये वाला कॉस भी खत्म, तो ऊपर बचा ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर भी खत्म, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा g साइन थीटा माइनस म्यू, सॉरी g माइनस म्यू, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4g माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 1, तो 4 म्यू इज इक्वल टू 4g। कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है क्या? 1/2 इज इक्वल टू, नहीं सब ठीक ही तो है। 4 म्यू इज इक्वल टू क्या आया, 4g माइनस 1, ये कैसा हो सकता है भाई? कुछ गलती किया हूँ मैं कैलकुलेशन में। हाँ नहीं, हाँ सॉरी, हाँ ये g तो कट चुका है ना भाई। ओके, तो ये g मैं यहाँ पर गलती कर दिया लिख के, है ना। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ आएगा 1 माइनस म्यू, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो 4 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, और ये हो गया 4 म्यू, तो म्यू बराबर क्या आ गया 3/4 यानी कि 0.75, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों पता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है, हो सकता है कुछ लोग जी की वैल्यू 9.8 ले लेंगे तो उनका आंसर 0.75 के आसपास आएगा, पर एग्जैक्ट 0.75 नहीं आएगा। तो ले देखिए ये क्वेश्चन कैसा माना जाएगा। अगर तुम लोग को ये डायरेक्ट याद नहीं है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला नहीं भाई, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते, इसको मन में कैलकुलेशन करना बोलते हैं कि mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है म्यू mg कॉस थीटा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी दिस माइनस दिस, तो m और m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस g कॉस थीटा इंटू म्यू। इनफैक्ट तुम लोग तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को भी लिख दो तो कोई बड़ी बात नहीं। जो खूब बढ़िया प्रैक्टिस आइडियली है ना, जो बिल्कुल टॉप करने वाला है, वो तो सीधा ये लिखेगा, ये और ये s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। उसको इमेजिन हो जाएगा मन में कि यूटी 0 है दोनों के लिए, डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर है ना, दोनों का टाइम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है ना, इस लॉजिक से। तो हो सकता है वो ऐसे भी कर दे, पर जो भी एक है, मैं सब कुछ लिखा हुआ हूँ इस वजह से दिस इज टाइम टेकिंग, पर ये सब कुछ मन में सोचना है। तो जो जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, खाली 2 बार
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वी स्क्वायर निकालना है। हाँ, कैलकुलेशन में समय लग सकता है, ठीक है, समय भी लग सकता है, गलती भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो अगेन मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि नीट 2025 वॉज लेंदी पेपर, बट इट वॉज लेंदी फॉर ऑल, ठीक बात है। खैर, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को और मेरे को बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग का ये पेपर ख़त्म हो गया, अगर कोई सुन रहा है तो इसके बाद अपन लोग मिलेंगे कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में। वर्क पावर एनर्जी की PYQ भी अपन लोग ढंग से डिस्कस करेंगे, पूरा 1988 से स्टार्ट करके 2025 तक। और मेरे को ये जो चैप्टर वाइज वाला जो ईयर वाइज वाला सिस्टम है वो मेरे को बेहतर महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न का इवोल्यूशन मैं खुद भी समझ पा रहा हूँ और तुम लोग को भी समझा पा रहा हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से यही अच्छा तरीका रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।